एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है समाज की प्रारंभिक एवं वर्तमान स्थिति में आने वाले बदलाव को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी क्या है वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या थी यानी उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, प्रारंभिक स्थिति क्या है यानी उसकी करंट पोजीशन क्या है। कभी भी हम लोगों को किसी भी चीज़ के बीच का अगर चेंज निकालना रहता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, चेंजमेंट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इसी तरीके से समाज में क्या परिवर्तन आया है, तो समाज की प्रारंभिक एवं वर्तमान स्थिति के बीच में जो भी बदलाव आता है या उनके बीच में क्या क्या चेंजमेंट आया है, इसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने इससे रिलेटेड भी एक डेफिनेशन दी है। देखिए, ये मैकाइवर तथा पेज वही हैं। याद कीजिए, जब मैंने पहला लेक्चर आप लोगों को लिया था सोशियोलॉजी मीनिंग और इसके बारे में जब लिया था, तो वहाँ पर भी मैकाइवर तथा पेज की मैंने डेफिनेशन बताई थी। इनकी डेफिनेशंस का यूज आप लोग जो है वो अपने आंसर्स लिखने में भी कर सकते हैं। अगर उसमें पूछा गया कि व्हाट इज सोशल चेंज, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मैकाइवर एंड पेज जो भी इन्होंने कहा है उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। डाउन्स तथा गेटिस ने क्या कहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। मतलब अगर कल्चरल में चेंजेस आते हैं तो वही सोशल चेंजेस भी कहलाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की क्या प्रक्रिया होती है, चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, वह समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ में घुल मिल के रहता है, वहाँ पर अपने जीवन व्यतीत करता है, तो उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों के द्वारा उसे जो प्रारंभ में प्राप्त हुए अनुभव होते हैं उनमें उसके चेंजमेंट आता है यानी परिवर्तन आता है। उसके साथ ही साथ में जब उसके अंदर कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी उसके एटीट्यूड में, अनुभव में कुछ परिवर्तन आता है, तो उसके साथ साथ अपने व्यवहार यानी एटीट्यूड में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। अब एटीट्यूड को हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं भाई साहब। इसको पढ़ते पढ़ते मेरा भी एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो याद रखिएगा कि अनुभव के साथ साथ उसके एटीट्यूड में चेंजमेंट आता है, और एटीट्यूड में चेंज होने के साथ साथ में वह समाज की अंतःक्रिया में भी परिवर्तन करता है। मतलब पहले जब उसके पास कम ज्ञान था तो वो लोगों से उस तरीके से बात करता था, लेकिन अब अगर उसके पास ज्ञान आ गया तो वो उसके व्यवहार में थोड़ी गंभीरता झलकेगी। साथ ही साथ में है उसके द्वारा दिए गए जो बातें होंगी, कही गई बातें होंगी, उनमें एक नौसिखियापन ना होकर के एक समझदारी भरी बात होगी। तो क्या होगा कि जिस तरीके से उसके ज्ञान के बाद में एटीट्यूड में परिवर्तन आया, और एटीट्यूड में आने के बाद में उसका चेंज इन सोशल इंटरेक्शन भी हो जाएगा। मतलब समाज में उसके मिलने जुलने और उसके इंटरेक्शन में भी परिवर्तन आएगा। और उसके साथ में जब वह लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करेगा, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आएगा, तो उसके जो सोशल रिलेशंस होंगे उनमें भी चेंजमेंट आएगा। मतलब उसके सोशल रिलेशन सुधर जाएंगे। और इसी के साथ में धीरे धीरे जब एक व्यक्ति इस तरीके का बिहेव करेगा तो उसको देख करके दूसरे व्यक्ति भी उस तरीके की संरचना को ग्रहण करेंगे, और इसी तरीके से समाज की संरचना में परिवर्तन आएगा, और फिर जाकर के पूरा समाज परिवर्तित हो जाएगा, और इसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे तो आई होप 10 से 12 लाइनें आप लोग आराम से लिख देंगे। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर्स आते हैं। क्या मतलब सामाजिक परिवर्तन है क्या, तो मेनली 4 चीज़ों का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कई सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन होना ही सामाजिक परिवर्तन कहता है। साथ ही साथ में सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आना चाहिए सामाजिक परिवर्तन में। फिर कहते हैं सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आना चाहिए, और समाज के सदस्यों के जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। इन चारों परिवर्तन को जब हम लोग एक साथ मिला लेते हैं तो उसके द्वारा होने वाला समाज में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आया था तो इसमें सीधा पूछा गया था कि जो चक्रीय सिद्धांत है इसको किसने दिया था। ठीक है, किसके द्वारा, हु वॉज डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक थ्योरी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी डायरेक्ट सब्जेक्टिव भी आए हैं कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को संक्षेप में लिखिए। तो 3 टाइप के सिद्धांत जो हैं, सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, दूसरा दिया है लीनियर थ्योरी, एंड थर्ड दिया है साइक्लिकल थ्योरी। ठीक है, तो प्राविधिक सिद्धांत टेक्नोलॉजिकल थ्योरी को कहते हैं, लीनियर थ्योरी को रेखीय सिद्धांत कहते हैं, और साइक्लिकल थ्योरी को हम लोग चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है प्राविधिक सिद्धांत, तो सबसे पहले प्राविधिक सिद्धांत के जो जनक हैं वो ऑकबर्न है।
ऑकबर्न ने क्या कहा है कि प्राविधिक सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, समाज में सभी परिवर्तनों का आधार तकनीकी क्षेत्र में होने वाला विकास है। अगर किसी क्षेत्र में हम लोग टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं तो उसके द्वारा सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, यानी समाज में भी परिवर्तन आते हैं। अर्थात अगर हम लोग किसी तकनीकी के क्षेत्र के द्वारा किसी भी एक चीज़ को खोज लेते हैं तो समाज उस चीज़ को क्या मानता है, ऑथेंटिक मान करके उस पर बिलीव करता है, और ऑथेंटिक मान करके अगर उस पर बिलीव करता है तो समाज में उस चीज़ के लिए क्या होता है, चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि समाज में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका क्षेत्र, उसका जो आधार होता है वो टेक्निकल फील्ड होता है। अतः परिवर्तन व आविष्कार के मध्य में एक संबंध होता है, ये इन्होंने टेक्नोलॉजिकल थ्योरी दी थी। मतलब कोई भी समाज में चाहे परिवर्तन हो उसका मुख्य आधार जो होता है वो टेक्निकल फील्ड होता है। सेकंड की बात करते हैं, रेखीय सिद्धांत यानी लीनियर थ्योरी किसने दी थी, तो कॉम्पटे, स्पेंसर तथा कार्ल मार्क्स ने इसकी थ्योरी दी थी। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसका मुख्य आधार क्या बताया था, तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार बौद्धिक विकास का परिणाम बताया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था, जैसे इन्होंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होने वाला विकास है, तो इन्होंने कहा था कि मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वही सामाजिक परिवर्तन का आधार होता है। और इन्होंने किससे, समाज के विकास के क्रम को ऐतिहासिक बताया था। बौद्धिक विकास की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, एक तो धार्मिक बताई थी, एक तात्विक बताई थी, और एक इन्होंने वैज्ञानिक अवस्था बताई थी। ये 3 बताई थी। इंपॉर्टेंट जो है वो सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत है, वो इस तरीके से आता है। आप सभी लोगों को मेरा गुल्लू दिखने लगा होगा, कैसा लग रहा है गुल्लू, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये गुल्लू बहुत शैतान इंसान है। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो चक्रीय सिद्धांत जो है स्प्रेंगलर, सोरोकिन तथा टैनबी ने दिया था। इन्होंने कहा था समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के कारण आता है। ठीक है, तो इनका जो मुख्य आधार था वो उन्होंने कहा था कि आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति के कारण जो भी समाज में परिवर्तन आता है वो इन्हीं के द्वारा आता है। और समाज में जो थी वो 3 श्रेणियां इन्होंने इस चीज़ की बताई हैं। सबसे पहली श्रेणी जो बताई है वो विचारात्मक श्रेणी बताई है, दूसरी संवेदनात्मक बताई है। अच्छा, संवेदना क्या होती है, हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, इन इंद्रियों से प्राप्त सबसे पहला ज्ञान जो होता है संवेदना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, गोल गोल है और कांच की बनी हुई है, आपने उसको हाथ से टच किया, आपको ये पता चला कि है ये कांच से बनी हुई गोल गोल चीज़ है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि ये मतलब क्या है, एक तरीके से कांच की बॉल्स हैं छोटी छोटी, जिनको कंची भी बोलते हैं सब लोग। तो यानी क्या है, हमारी इंद्रियों ने सबसे पहले उसको डिफाइन किया कि नहीं किया माइंड पे। तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो पहला ज्ञान होता है उसे ही संवेदना बोलते हैं। तो संवेदनात्मक ज्ञान की बात करता है और आदर्शात्मक की बात करता है। ठीक है, तो समाज में इन्होंने 3 चीज़ों को बचाया, विचारात्मक, संवेदनात्मक तथा आदर्शात्मक। अब ये गुल्लू भाई साहब क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं सामाजिक परिवर्तन में की बाधाएं, क्या क्या चीज़ें हैं जो समाज में परिवर्तन लाने में मतलब नहीं देती हैं। सबसे पहला होता है जातिवाद। लोग क्या करते हैं, जातिवाद में उलझे रहते हैं और क्या करते हैं, समाज की एक नई धारा जहाँ पर समाज को पहुँचना चाहिए और समाज को अपना डेवलपमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए, पुरानी चीज़ों को हटाना चाहिए, वहाँ पर ये कास्टिज्म जो है ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। आज के समय में भी आप लोग देखते होंगे, इलेक्शन होते होंगे, कास्टिज्म उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो समाज की परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधा के रूप में जातिवाद को जाना जाता है, यानी जाति को जाना जाता है। फिर बात करते हैं वर्ग व्यवस्था, क्लास सिस्टम। कुछ क्लास के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है, फिर मिडिल क्लास आता है, उसके बाद लोअर क्लास आ जाता है। मिडिल क्लास वाले लोअर क्लास को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और हाई क्लास वाले लोग मिडिल क्लास को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस तरीके से समाज के तीनों वर्गों में देखिए तो एक प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है, ये इनको नहीं बढ़ने देंगे, ये इनको नहीं बढ़ने देंगे, तो समाज में चेंजेस कैसे आएंगे, समाज में परिवर्तन भी नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो आज के समय में जो है, पहले के समय में बहुत बड़ा बैरियर माना जाता था, लेकिन आज उसको एज अ फैसिलिटेटर के रूप में लेते हैं और शिक्षक को भी एज अ फैसिलिटेटर लेते हैं। और जो लैंग्वेज है उसको एक तरीके से संस्कृति यानी कल्चरल हेरिटेज के रूप में लेते हैं कि कई ज़्यादा लैंग्वेज को सीखने में मदद मिलेगी। जातीयता की बात करें तो इथेंसिटी आती है इसमें। ठीक है, धर्म की बात करें तो रिलीजन आता है। राजनीतिक बात करें तो राजनीति के हिसाब से भी आप देखते हैं क्षेत्र में परिवर्तन में बाधाएं होती हैं। कोई राजनीतिक क्षेत्र है तो वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं होना देना चाहता, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वहाँ पर इलेक्शन भी फेयर तरीके से होंगे। क्षेत्रवाद जो होता है, रिलीजनिज्म जिसे बोलते हैं, रिलीजनिज्म, ये भी क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि सामाजिक परिवर्तन में बाधा बनता है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए बाधाएं जो होती हैं ये हर एक चीज को
कम करती हैं, मतलब परिवर्तन होने नहीं देती हैं। और कारक जो होते हैं इनके द्वारा अच्छे परिवर्तन भी हो सकते हैं और बुरे परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। इनको हम पूरी तरीके से निगेटिव नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं फैक्टर्स। और लेकिन जो ये बाधाएं होती हैं ये पूर्णतया निगेटिव फैक्टर्स पर आधारित होती हैं। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण, सबसे पहला सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारण। कोई कहाँ का समाज कैसा है, वहाँ पर परिवर्तन किस तरीके से किया जाएगा, ये वहाँ की प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारणों पर निर्भर करता है। जैविकीय कारणों पर निर्भर करता है, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजी वहाँ की कैसी है, सांस्कृतिक कारक वहाँ का कल्चर कैसा है, आर्थिक कारक वहाँ पर कितनी तरीके की इन्वेस्टमेंट के कैसे माहौल हैं, किस तरीके से हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और आर्थिक कारक वहाँ के कैसे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ राजनीतिक कारक पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसके लिए कोई दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को एक में ही कर दिया है। इसी के साथ में आपकी यूनिट 1 जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे यूनिट 2 से। अगर आपको हमारे चैनल तथा हमारे वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।